प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल जो है स्टडी भारत आर्ट्स। मैं प्रशांत श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल पे। और आज हम लोग देखने वाले हैं 12वीं मनोविज्ञान चैप्टर नंबर 1 जो है मनोवैज्ञानिक गुणों में विभिन्नताओं के प्रश्न। यानी कि हम इन चैप्टर के अब अगले लेक्चर के रूप में, जैसा कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि हम लोग यहाँ पे बढ़ रहे हैं चौथे लेक्चर की तरफ। ये है आपका चौथा लेक्चर और देखेंगे आज क्या है हमारे विशेष टॉपिक और इसके बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज की क्लास में क्या क्या है इम्पॉर्टेंट आप लोग के लिए। तो जैसा कि आप लोग को पता है हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं अध्याय 1 मनोवैज्ञानिक गुणों में भिन्नताएं। और आज का जो हमारा टॉपिक है बुद्धि के व्यक्तिगत भिन्नता, बुद्धि में विचलन और बुद्धि परीक्षणों के प्रकार। इन टॉपिक को आज हम लोग देखेंगे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर होने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले एक बार सभी लोग अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को जो है स्टडी भारत 8 इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों मित्रों तक, या जो लोग भी CUT आर्ट्स से देना चाहते हैं या जो बोर्ड एग्जाम 2025 आर्ट्स के सब्जेक्ट से देना चाहते हैं उन सभी तक ये प्यारा सा आपका यूट्यूब चैनल आप शेयर कीजिए जिससे उनको हेल्प मिल सके। तो प्यारे बच्चों चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन जो है मनोविज्ञान पे आधारित। और हम लोग यहाँ देखेंगे मनोविज्ञान के आगे के लेक्चर। तो आज के लेक्चर में सबसे पहला जो हमारे सामने आता है बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नताएं। हर व्यक्ति की अपनी अपनी मानसिक एबिलिटी होती है, क्षमता होती है। हर व्यक्ति की अपनी अपनी क्षमता होती है किसकी? दिमाग की। कोई बहुत ज़्यादा तेज होता है। आप ही के घर में अगर 2-3 भाई हैं तो 2-3 भाई बहन हैं तो सबकी बुद्धि की जो क्षमता है वो अलग अलग है। अब कैसे इसको मापा जाता है, कितना आता है, तो किस रूप में हम उसे समझते हैं, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में मैं आप लोग को बताऊंगा। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और हम देखेंगे आज बहुत ही बेहतरीन क्लास। तो प्यारे बच्चों एक बार आप अपने इस पूरे आर्ट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करना ना भूलें। आप लोग ज़रूर कमेंट किया कीजिए कि कैसी लगी क्लास आपको। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं आज के क्लास में। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि बुद्धि में व्यक्तिगत भिन्नताएं, यानी कि हम यहाँ देख रहे हैं कि हर किसी की बुद्धि आपस में क्या होती है? अलग अलग होती है। कुछ लोग दूसरे की तुलना में अधिक बुद्धिमान क्यों होते हैं? ये बात आपके दिमाग में हमेशा आता होगा कि अरे वो क्लास में फर्स्ट आता है, उसका दिमाग इतना अच्छा क्यों है? वो थोड़ा ही पढ़ता है तो इतना अच्छा नंबर पा जाता है, मैं तो इतना पढ़ता हूँ फिर भी नहीं पाता हूँ। बहुत सारी चीज़ें माइंड में चलती रहती हैं ना, तो उसकी चीज़ें आज हम लोग देखेंगे। अब देखिए, बुद्धि जो है आनुवंशिकता कारण के भी हो सकते हैं, यानी कि आनुवंशिक रूप से भी हो सकते हैं। जो हमारे माता पिता की बुद्धि बहुत अच्छी रही होगी तो हमारी भी अच्छी हो गई। और कई बार ऐसा होता है कि हमारी पर्यावरण जिसमें जहाँ हमारा पालन पोषण हुआ है उस पर्यावरण के प्रभाव के कारण भी हमारा दिमाग बहुत तेज हो जाता है। जैसे हम एक ऐसे व्यक्तियों के बीच रह रहे हैं जहाँ समाज बहुत अच्छा है, उनके सोच बहुत अच्छे हैं, तो हमारी बुद्धि भी अपने आप अच्छी होती है। तो पहले हम लोग देख रहे हैं बुद्धि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की अंतःक्रिया किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो बुद्धि आनुवंशिकता और पर्यावरण की क्रियाओं पे हम लोग पहला देखते हैं। बुद्धि पर आनुवंशिकता के प्रभाव के प्रमाण मुख्य रूप से युग्मज, अब देखिए ये यू होगा युग्मज, ठीक है ना, युग्मज या जोड़ियों लिखा है, जोड़ियों तथा दत्तक पुत्रों, जुड़वा जानते हैं ना, जुड़वा या इसको जुड़वा कर लीजिए, जुड़वा या जुड़वा दत्तक बच्चों के अध्ययन से प्राप्त होते हैं। यानी कि जब भी हम किसी ऐसे बच्चों का अध्ययन करते हैं जो जैसे जुड़वा हों, अगर 2 बच्चे जुड़वा हैं उनके बारे में अध्ययन कीजिए कि सोचिए एक ही सेल से बने फिर भी उनके दिमाग में माइंड की एबिलिटी क्या होती है? अलग अलग होती है। फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो दत्तक पुत्र हैं, ठीक है ना, उनके बुद्धि की क्या आनुवंशिकता के आधार पे है या क्या उनके पर्यावरण के आधार पे उनकी बुद्धि लब्धि है, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं। देखिए जी, अगर हम बात करें यहाँ पे तो साथ साथ पाले गए समरूप जुड़वा बच्चों की बुद्धि में 0.90 सहसंबंध पाया जाता है। मतलब कि एकदम मामूली अंतर पाया जाता है, यानी 0.1 का जो कहा जाए कि जैसे 0.1 जो होगा उससे कम में, यानी कि 90% तक 0.90% तक की उनमें भिन्नता पाई जाती है। 1% से भी कम भिन्नता पाई जाती है। देखिए, बाल्यावस्था में अलग अलग करके पाले गए जुड़वा बच्चे बौद्धिक, व्यक्तिगत और व्यवहार परक विशेषताओं में भिन्न भिन्न होते हैं। अगर कोई बच्चे हैं, जैसे मान लीजिए कोई बच्चा है और बचपन से वे मतलब कि जब जन्म हुआ दोनों बच्चों का वो जुड़वा थे, लेकिन एक को हम ले जा करके कहीं और पाले और एक को हम ले जा करके कहीं और पाल लें,
तो दोनों के मानसिक क्षमता में, व्यवहारिक क्षमता में और जो समाज में पर्यावरणीय व्यवहार उनका है वो सब अलग अलग हो जाएगा। क्यों? दोनों अलग अलग स्थितियों में पाले जा रहे हैं। अलग अलग पर्यावरण में पाले गए समरूप जुड़वा बच्चों में बुद्धि क्या होगी? देखिए अभी आपने ऊपर देखा, एक जगह जब पाले जा रहे हैं तो 0.90 था, अलग अलग जगह पाले जा रहे हैं तो उनके सहसंबंध क्या आ रहा है? 0.72 आ रहा है। साथ साथ पाले गए भातृ जुड़वा बच्चों की बुद्धि जो है वो कितनी आ रही है? 0.6। ठीक है ना? यानी अगर साथ साथ जो एक ही जगह पे हम साथ में रह करके उनको पाल रहे हैं, एक ही घर में पाल रहे हैं, तो लगभग 0.6 के आसपास उनकी आ रही है। ठीक है ना? साथ पाले गए भाई बहनों की बुद्धि में 0.5 सहसंबंध तथा अलग पाले गए बच्चों में सहोदर यानी कि एक ही माता से पिता से पैदा हुए बच्चों में कितने आते हैं? 25% की 0.25% सहसंबंध पाया जाता है। ये सहसंबंध हमें ये बताते हैं कि किस प्रकार किसी की बुद्धि उसके अन्य, जैसे उसी के भाई बहन या उसके ही हम कह लें कि लोगों से अलग होती हैं। इस सहसंबंध में अन्य प्रमाण दत्तक पुत्र के उन अध्ययनों से प्राप्त हुए जिनमें यह पाया गया कि बच्चों की बुद्धि गोद लेने वाले माता पिता की अपेक्षा जन्म देने वाले माता पिता के अधिक समान होती है। अब देखिए, जैसे हम किसी बच्चे को गोद ले रहे हैं तो वो हमारा बच्चा तो है नहीं, हमने उसे गोद लेकर के पाला पोसा, उसको एक ठीक है इन्वायरमेंट अच्छा दिया, लेकिन उसकी जो आप देखेंगे कि बुद्धि लब्धि होगी वो अलग होगी, मतलब कि उसकी मानसिक योग्यता अलग होगी। लेकिन जो हमारे खुद के अपने बच्चे होते हैं, जो बायोलॉजिकल चाइल्ड होते हैं, वे अगर हमारे घर में हैं, उनका हम पालन पोषण कर रहे हैं, तो उनकी बुद्धि लब्धि अलग होती है। ठीक है, ये दोनों प्रकार से होते हैं। इतना क्लियर है सभी को? चलिए जी बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, अगर हम बात करें इसके बाद पर्यावरण पर जो बुद्धि है पर्यावरण पर कैसे इफेक्ट करती है, या बुद्धि जो है पर्यावरण के आधार पे कैसे हमें प्रभावित करती है, वो देख लीजिए। तो बुद्धि पर्यावरण के प्रभाव के संबंध में किए गए अध्ययनों से ज्ञात होता है कि जैसे जैसे बच्चों की आयु बढ़ती है उनका बौद्धिक स्तर गोद लेने वाले माता पिता की बुद्धि के स्तर के निकट पहुंचता है। जो भी लोग, जैसे बच्चा बड़ा हो रहा है तो वे जो माता पिता उनको गोद लिए हैं, अब वो उनको देखता, उनकी एक्टिविटी को देखता, उनके रहन सहन को देखता, उसी के आधार पर वो क्या करना चाहता है कि अपने वर्ताव को यानी अपने भी आचरण को करना चाहता है। सुविधा वंचित परिस्थितियों वाले घरों के जिन बच्चों को उच्च सामाजिक आर्थिक स्थिति के परिवारों द्वारा गोद ले लिया जाता है, उनकी बुद्धि प्राप्तांकों में अधिक वृद्धि दिखाई देती है। अब देखिए, कुछ ऐसे बच्चे हैं जो निम्न परिस्थितियों में थे, लेकिन हम उनको गोद लेकर के एक बहुत ही अच्छा समाज और उनको एक बहुत ही अच्छा हम व्यवहार प्रदान कर रहे हैं, तो उनकी जो बुद्धि लब्धि होगी, जो उनकी मानसिक योग्यता होगी, वो बहुत तेजी से बढ़ती है। क्योंकि उनको वो चीज़ें मिली नहीं, अब वे उस चीज़ में आ रहे हैं तो उनको सीखने का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करते हैं, जिसके कारण वो क्या है, अपने मानसिक योग्यताओं को बढ़ाने में सक्षम होते हैं। यह इस बात का प्रमाण है कि पर्यावरणीय वचन बुद्धि के विकास को घटा देता है। यानी कि हमारा क्या है, पर्यावरण जो है ना वो विकास को भी घटा देता है। किस रूप में? प्रभाव डालता है। भाई आप कैसे सोसाइटी में रहते हैं इसका भी प्रभाव पड़ता है। जबकि प्रचुर एवं समृद्ध पोषण, अच्छी पारिवारिक पृष्ठभूमि तथा गुणवत्ता युक्त शिक्षा दीक्षा बुद्धि में वृद्धि कर देता है। अब कहीं आप ऐसे पर्यावरण में रह रहे हैं जो बहुत अच्छा है, जहाँ लोग जो है समृद्ध हैं, मतलब कि खाने पीने की हर चीज़ें सुख सुविधाएँ हैं, परिवार भी अच्छा है, वहाँ शिक्षा भी आपको अच्छी मिल रही है, तो वे आपके बौद्धिक क्षमता का क्या करेगी? विकास करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि वहाँ हर चीज़ आपको अच्छे रूप में मिल रहा है। सामान्यतः सभी मनोवैज्ञानिकों की इस तथ्य पर सहमति है कि बुद्धि आनुवंशिकता, प्राकृतिक तथा पर्यावरणीय पोषण को जटिल तथा अंतःकरण का परिणाम है। ठीक है, अब देखिए, आनुवंशिकता द्वारा किसी व्यक्ति की बुद्धि की परिसीमाएं तय होती हैं। आनुवंशिकता द्वारा क्या होती है? बुद्धि की परिसीमाएं, यानी जब हमें माता पिता से हेरिडेटरी यानी वंशानुगत जो मिलते हैं, उसके आधार पे हम क्या करते हैं कि इनको सीमित करते हैं, और बुद्धि का विकास उस परिसीमन के अंतर्गत पर्यावरण में उपलब्ध अवलंबों एवं दूसरे अवसरों पर निर्धारित होता है। अब जब उनकी, देखिए, माता पिता से जो भी चीज़ें हम पा रहे हैं उसका विकास एक सीमित समय तक होगा या सीमित मात्रा में होगा, लेकिन बाकी हमारे सोसाइटी, हमारे पर्यावरण या हमारे आसपास के लोगों के व्यवहार या हमारे व्यवहार पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है इतना? चलिए जी आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो अब तीन चीज़ें हमारे लिए सबसे प्रमुख है। एक तो
कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी मान लीजिए कि मानसिक आयु 50 साल के हो गए लेकिन अभी 30 साल के लोगों के जैसे हैं, ठीक है, और वास्तविक में उनकी बुद्धि ज्ञात करनी है, ठीक है। तो उसके लिए अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे बुद्धि का मूल्यांकन। आप देख सकते हैं कि ये क्या है, बुद्धि का मूल्यांकन। तो बुद्धि को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ इस टॉपिक से हम लोग यही देखेंगे कि बुद्धि का मूल्यांकन कैसे होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले सर्वप्रथम 1905 में अल्फ्रेड बिने, याद रखिएगा नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ पूछे जाते हैं, ठीक है ना, MCQ इनसे पूछे जाते हैं। अल्फ्रेड बिने तथा थियोडोर साइमन ने औपचारिक रूप से बुद्धि के मापन का सफल परीक्षण किया, ठीक है ना। इन लोगों ने क्या किया, सफल परीक्षण किया। कब? 1908 में अपनी मापनी का संशोधन करते समय उन्होंने मानसिक आयु, मेंटल एज, अब देखिए जो हम एक्टिविटी कर रहे हैं उस एक्टिविटी के हिसाब से हमारी क्या आयु होनी चाहिए या क्या है, उसे हम लोग मेंटल एज कहते हैं। यानी मानसिक आयु जो होती है वे हमारी जो भी प्रदर्शन होते हैं उसके आधार पर लिए जाते हैं। का संप्रत्यय दिया। मानसिक आयु के माप का अर्थ यह है कि किसी व्यक्ति का बौद्धिक विकास अपनी आयु वर्ग के अन्य व्यक्तियों की तुलना में कितना हुआ है। जैसे मैं आज हो गया हूँ मान लीजिए कि 27-28 साल का, तो मेरी जो बुद्धि है वो अगर मान लीजिए कि वो है 20 साल के बच्चों के इतना, या 20 साल के बच्चों जैसा हम बिहेवियर करते हैं, या 20 साल के बच्चों जैसा हम कार्य करते हैं, तो हमारी जो मानसिक योग्यता होगी वो क्या हो गई, वो हो गई मेंटल एज 20 साल। भला ही हम 27-28 साल के हैं, लेकिन मानसिक योग्यता के अनुसार हमारी एज क्या हो गई, 20 साल, ठीक है। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है तो इसका अर्थ कि उसकी बुद्धि परीक्षण पर उस बच्चे का निष्पादन क्या होगा, 5 वर्ष के बच्चे के औसत निष्पादन के बराबर होगा। यानी अब उसे हम देखेंगे भी तो 5 साल के बच्चे के रूप में ही देखेंगे, भला ही उसकी एक्चुअल एज चाहे कितनी भी हो। कोई मिल गया में आप लोगों ने देखा था रोहित को, यानी कि जो रोहित उस फिल्म का हीरो है, हम कह सकते हैं कि ऋतिक रोशन ना, तो आप लोगों ने देखा होगा कि उसमें उनकी मानसिक जो एज थी वो काफ़ी कम थी, बाद में सही हो जाती है। तो शुरू में वो छोटे बच्चों के जैसे बिहेव करते हैं ना। चलिए आगे देखिए, बच्चों को कालानुक्रमित आयु यानी कि क्रोनियल एज, ये क्या होता है, जैसे जब वो जन्म लेते हैं, देखिए जन्म लेने के बाद बीत चुकी अवधि के बराबर होती है। यानी कितने वर्ष के आप हो गए, हम जैसे 27 साल के हुए तो ये हमारी होती है कॉलोनियल एज। तो 27 साल के हुए तो ये 27 साल जो हमारी एज है कॉलोनियल एज हुई। जो हमारी बुद्धि बता रही है कि हम 20 साल के बराबर अभी बढ़े हैं, हमारी मानसिक विकास नहीं हो पाई है, वो हो जाता है मेंटल एज, ठीक है। 2 एज आप लोगों को बताया गया, बहुत ध्यान से याद रखिएगा इन दोनों एजों को। इसी के आधार पे हम लोग IQ टेस्ट करते हैं, चूंकि अवधि के बराबर होती है। एक तीव्र बुद्धि वाले मानसिक आयु बच्चे की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमित आयु से अधिक होती है, जबकि एक मंद बुद्धि वाले मानसिक आयु की उसकी कालानुक्रमित आयु से कम होती है। जैसे देखिए उन बच्चों को हम तेज कहते हैं, जैसे वो अभी है 10 साल का लेकिन बिहेव क्या कर रहा है 15 साल के बच्चों के जैसे, 15 साल के बच्चों के जैसे ज्ञान उसके पास है। तो वे क्या होंगे, वे होंगे अपने से तेज, यानी कि अपने से तेज, यानी कि हम कह लें कि बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे। लेकिन मेरी आज एज 27 साल है, तो हम अगर 20 साल के बच्चे के जैसे बिहेव कर रहे हैं, यानी हम क्या है, मानसिक रूप से बहुत पीछे हैं। और मानसिक रूप से पीछे हैं तो यानी क्या है, मंद बुद्धि है, ठीक है। यदि किसी बच्चे की मानसिक आयु उसकी कालानुक्रमित आयु से 2 वर्ष कम होती है तो बीने तथा साइमन ने इसे बौद्धिक मंदता के रूप में परिभाषित किया। अगर अपने मानसिक आयु से आप 2 साल भी पीछे हैं तो आप क्या है कि एक तरीके से क्या है, आप अपने कालानुक्रमित आयु से 2 साल पीछे हैं, मेंटल आयु आपकी 2 साल कम है। जैसे मैं 28 मान लीजिए हुआ, तो 28 से मेरी अगर मानसिक आयु चल रही है अभी 26 साल, तो एक तरीके से मैं क्या हूँ, बहुत ही बौद्धिक रूप से मंद व्यक्ति हूँ। लेकिन अगर मेरी 28 साल है और मेरी जो दिमाग है वो 30 साल के लोगों के जैसे बिहेव कर रही है, तो मैं मानसिक रूप से क्या हूँ, बुद्धि में अधिक हूँ, ठीक है ना। तो ये याद रखिएगा कि आयु का निर्धारण हम किस प्रकार कर रहे हैं, ठीक है। अगला देखिए, ये पेज बहुत ध्यान से देखिएगा कैसे हम लोग निकालते हैं मानसिक आयु, यहाँ पे आप लोगों को बताया जाएगा। 1912 में जर्मन वैज्ञानिक विलियम स्टर्न ने बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंट क्वेश्चनायर, ठीक है ना, क्वेश्चन IQ जो है IQ, ठीक है ना, का संप्रत्यय विकसित किया। यही IQ हम कैसे निकालते हैं, किसी हम लोग कहते हैं ना सर मेरा IQ कितना है, सर मेरा IQ कितना, मेरी मानसिक एबिलिटी कितनी है, इसी से निकालते हैं। उसका फार्मूला देखो दिखा रहे हैं अभी। संप्रत्यय का विकास किया, किसी व्यक्ति की मानसिक आयु को उसकी कालानुक्रमित आयु से भाग देने के बाद उसको 100 से गुणा करने पर
उसकी बुद्धि लब्धि प्राप्त होती है। और जो बुद्धि लब्धि प्राप्त होती है, इसको अभी मैं आगे ग्राफ दिखाऊंगा, उस ग्राफ से मिला करके हम उस व्यक्ति की IQ बताते हैं कि इतना है इतना है, ठीक है ना। देखिए 90 से ऊपर हो तो ज़्यादा बेटर है, उससे कम में मत रहिएगा, क्योंकि 90 से ऊपर सामान्य से अधिक होते हैं, है ना। अब देखिए कैसे निकालना है किसी की हमें IQ निकालने के लिए आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये क्या है लिखा है, IQ, ठीक है ना, ये है IQ। पेन सही नहीं चल रहा। IQ निकालने के लिए हमने क्या किया, मेंटल एज यानी कि यमे, ठीक है, यमे और यमे डिवाइडेड बाई ये है CA, यमे के बाद CA, और इसके बाद आप देख रहे हैं कि इंटू 100, ठीक है। तो ये आपका निकलेगा IQ इक्वल टू यमे मानसिक आयु बटे कालानुक्रमित आयु इंटू 100। तो इससे आपकी निकलती है क्या, IQ। देखिए गुणा करने में 100 की संख्या का उपयोग दशमलव बिंदु प्राप्त करने के लिए किया जाता है। यदि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु तथा कालानुक्रमित आयु बराबर हो तो उसकी बुद्धि लब्धि 100% होती है, 100 प्राप्त होती है, ठीक है। मानसिक आयु कालानुक्रमित आयु से अधिक हो तो बुद्धि लब्धि 100 से अधिक होती है। बुद्धि लब्धि 100 से कम उस दशा में प्राप्त होती है जब मानसिक आयु कालानुक्रमित आयु से कम हो। उदाहरण के लिए 10 साल या 10 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, 120। और ये क्या है, बहुत ही अच्छा बच्चा है। 120 का मतलब क्या हुआ, बहुत अच्छा। अगर किसी की IQ 120 है तो बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत अच्छा नहीं, लेकिन हाँ अच्छा, बहुत अच्छा में आएगा, और बहुत अच्छा से भी अच्छा होता है। परंतु उसी बच्चे की मानसिक आयु यदि वर्ष जैसे कम हो, ठीक है ना, तो वो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे बुद्धि लब्धि 7 हो जाएगा। ये 7 हो, ये 7 होगा, ठीक है ना, 7, ठीक है। 7 वर्ष हो तो उसकी बुद्धि लब्धि 70 हो जाएगी, और 70 क्या होगा, बहुत ही कम, यानी औसत से भी बुद्धि लब्धि कम होगी। औसत हम लोग 90 प्लस लेकर के चलते हैं, तब औसत में लेके आते हैं, ठीक है। अब देखिए बुद्धि से जुड़े कुछ सवाल, कुछ बातें हैं यहाँ पे। बुद्धि को संख्या, याद रखिएगा, बुद्धि को संख्या बौद्धिक लब्धि का अभिकलन या संगणना करना। एक 14 साल के बच्चे की मानसिक आयु क्या है, 16 वर्ष की है, उसकी बुद्धि लब्धि ज्ञात कीजिए। तो 12 साल के बच्चे की क्या होगी, 90 वर्ष होगी, उसकी मानसिक आयु क्या होगी, कम होगी। याद रखिएगा कि 14 साल के बच्चे की मानसिक आयु क्या है, 16 वर्ष है, तो वो अच्छा होगा। लेकिन अगर उससे कम में आ रहा है तो वो क्या होगा कि मंदबुद्धि होगा। क्लियर है इतना। चलिए जी बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको ग्राफ दिए गए हैं, इससे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कितना कितना यहाँ पे होगा तो हम उसे किस रूप में लेकर के चलेंगे। ये आप ग्राफ देखेंगे कि 70 से कम है तो बौद्धिक रूप से क्या है, असशक्त है, मतलब एकदम उसका मेंटल लेवल बहुत कम है। 80 तक भी जा रहा है तो सीमावर्ती है, 90 तक जा रहा है तो निम्न औसत है, लेकिन 90 से 109 के बीच में है तो ये क्या है, औसत है। हम इसीलिए कह रहे थे कि 90 से ऊपर अगर आपका हो तो अच्छा माना जाता है, और 120 में श्रेष्ठ, और अति श्रेष्ठ कब, जिसका भी 130 से अगर ऊपर आ गया तो आप कह सकते हैं कि हाँ ये बंदा तो है एकदम जीनियस जिसे कहते हैं ना। तो जीनियस माइंडेड कौन होगा, जिसका 90 से ऊपर होगा। क्लियर है बच्चा, ठीक है। अब देख सकते हैं आपकी औसत जो है आपका क्या है, 100 के आसपास औसत आया। अगर 100 से कम हो रहा है तो आप बेकार होते जा रहे हैं, और 100 से अगर ऊपर जा रहा है तो आप अच्छे होते जा रहे हैं। कहाँ तक, 110 तक उच्च औसत होगा, और श्रेष्ठ क्या होगा 120 के आसपास, और फिर आप देखेंगे कि अति श्रेष्ठ 130, यानी कि 110, 120 और 130 इस रूप में हम लेकर के चलेंगे। अगर आप क्या है 90 से कम है, बिलो है, तो ये आपकी क्या है कि समझिए कि मानसिक योग्यता हमारी औसत से कम है, औसत से कम यानी कि हम बहुत अच्छे नहीं हैं। ये रहा उसका फार्मूला, ठीक है ना। तो याद रखिएगा आप लोग, IQ निकालने का फार्मूला जो है, IQ निकालने का फार्मूला मेंटल एज यमे अपॉन क्या है CA, और इनटू में क्या है 100, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जी क्या बात है, एक बहुत ही सुंदर लाइन है आप लोगों के लिए। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपने में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं हौसलों से उड़ान होती है। तो अपने मन को इतना मजबूत बनाइए, अपने मतलब कि अंदर से अपने आप को हमेशा पावरफुल रखिए, ताकि कभी भी किसी भी बात की आपको चिंता ना करनी पड़े, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप पढ़ रहे हैं तो नंबर अच्छा आएगा ही, अगर आप कहीं ना कहीं लापरवाही करेंगे तो ही आपके नंबर पे इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए आप लोग मेरी स्माइली की तरफ, क्योंकि
आपकी मुस्कुराहट बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपनों के लिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए जी, अगर हम बात करें देखिए, जनसंख्या में बुद्धि लब्धि प्राप्तांक इस प्रकार वितरित। अब अभी आपने देखा कि जो आप यहाँ पे, अरे अभी आपने वो डायग्राम देखा ना कि कितना कितना है तो किस रूप में है। तो 90 से ऊपर आपने देखा कि अच्छा माना जाता है, 90 से नीचे है तो थोड़ा वीक माने जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए, जनसंख्या में बुद्धि लब्धि प्राप्तांक इस प्रकार वितरित होते हैं कि अधिकांश लोगों के प्राप्तांक वितरण के मध्य क्षेत्र में रहे, यानी कि लगभग लोग मध्य में आ जाए, यही कोशिश किया जाता है कि लगभग मध्य में आ जाए। बहुत कम लोगों के प्राप्तांक बहुत अधिक या बहुत कम होते हैं। बुद्धि लब्धि प्राप्तांकों का यदि एक आवृत्ति विवरण वक्र बनाया जाए तो यह लगभग एक घंटाकार वक्र के सदृश होता है, यानी कैसे, घंटी के आकार का, ऐसे, ठीक है ना। वक्र को सामान्य वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, नॉर्मल कर्व। अगर हम उनके बुद्धि लब्धि को बनाएं तो ये इस घंटे के रूप में बनेंगे, ठीक है ना। और ये क्या होंगे, नॉर्मल वक्र होंगे। ऐसे वक्र अपने केंद्रीय मूल का माध्य व दोनों सीमित आकार का होता है। माध्य मतलब बीच का ना, और सीमित आकार का होता है। किसी जनसंख्या की बुद्धि लब्धि प्राप्तांक मध्य 100 होता है तो जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 110 के बीच होती है उन्हें सामान्य बुद्धि वाला कहा जाता है। याद रखिएगा, अभी ग्राफ में आप लोगों ने देखा था कि जिनका भी 90 से 110 के बीच होगा सामान्य होंगे। और यहाँ देखिए, जिनकी बुद्धि लब्धि 70 से भी कम होती है वे बुद्धि असक्तता से प्रभावित समझे जाते हैं, और जिनकी बुद्धि लब्धि 130 से अधिक होती है वे असाधारण रूप से प्रतिभाशाली समझे जाते हैं। असाधारण रूप से यानी कि उनके पास बहुत सारी क्षमताएं हैं और उन क्षमताओं के आधार पर वो क्या है, सशक्त हैं, ठीक है। पहले वर्ग के लोगों को बौद्धिक रूप से प्रतिभाशाली, यानी कि जो 130 से प्लस हैं, किस में आएंगे, वो गिफ्टेड होंगे। यानी कि कहते हैं ना, यार ये तो भगवान की देन है, इतना तेज है, तो वही गिफ्टेड कहा जाता है। जबकि दूसरे वर्ग के लोगों को बौद्धिक रूप से असशक्त, यानी कि जो एकदम कम है, 70 से कम, उनको क्या कहते हैं, डिसेबल्ड कहते हैं। अरे भगवान इनकी बुद्धि ये नहीं दिए हैं, है ना, कहते हैं। तो इनके अंदर बुद्धि नहीं होगी, क्या करना है कैसे करना है सोच समझ नहीं पाएंगे। ये दोनों वर्ग अपनी संज्ञानात्मक, संवेगात्मक तथा अभिप्रेरण विशेषताओं के सामान्य लोगों की अपेक्षा प्राप्त भिन्न होते हैं। यानी कि ये दोनों लोग क्या होंगे कि विभिन्न प्रकार से एक दूसरे से अलग होंगे, चाहे वो बहुत ज़्यादा में हो या बहुत कम में हो, दोनों प्रकार से। अब देखिए, बुद्धि में विचलन, यानी कि विचलन, ओहो ये तो एक अलग टॉपिक ही था, ये अलग टॉपिक था, इसको हेडिंग नहीं डाल पाए। चलिए जी, कोई बात नहीं। बुद्धि में विचलन ये टॉपिक है, याद रखिएगा। बुद्धि में विचलन क्या है, टॉपिक है, ये आपका है एक टॉपिक, तो ये हेडिंग है। बौद्धिक न्यूनता, किसी जनसंख्या में एक और तो प्रतिभाशाली तथा सृजनात्मक व्यक्ति होते हैं जिनका वर्णन हम ऊपर कर चुके हैं। ऊपर अभी आपने देखा ना कि कुछ बौद्धिक रूप से बहुत, हम कह लें कि सुपीरियर, यानी कि अच्छे होते हैं, जो क्या हैं 110 के प्लस हैं, 120 में भी रहेंगे, 130 में भी रहेंगे, बहुत अच्छे माने जाएंगे। दूसरी ओर वहीं कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें बहुत साधारण कौशल को सीखने में भी कठिनाई होती है, जो 70 से कम है। 70 से कम वाले बच्चे किस में आएंगे, जिन्हें कठिनाइयाँ होती हैं। ऐसे बच्चों को जिनमें बौद्धिक न्यूनता होती है उनमें बौद्धिक रूप से असशक्त कहा जाता है। बौद्धिक असशक्त वाले बच्चों की बुद्धि लब्धि में व्यक्तिगत भिन्नता पाई जाती है, यानी ये आपस में क्या एक दूसरे से अलग होते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफरेंस AAMD के अनुसार बौद्धिक असशक्तता का तात्पर्य उस असामान्य असाधारण बौद्धिक प्रकार्यात्मक से है जो व्यक्ति के विकासात्मक अवस्था में प्रकट होती है तथा उसके अनुकूलित व्यवहार में न्यूनतम संबंधित होती है। ठीक है, न्यूनतम संबंधित होती है यानी कम से कम रहती है। आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे मानसिक रूप से मंद होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं होते हैं। तो ऐसे में यहाँ बताया गया है कि ये जरूरी नहीं है, कई बार इनके विकास की अवस्थाएं पूरी हो जाती हैं फिर भी इनका मानसिक रूप से हम कह लें कि बड़े नहीं हो पाते हैं। इस परिभाषा की 3 मूल अवस्थाएं विशेषताएं हैं। अब यहाँ 3 मुख्य बातें दी गई हैं, किसके, इसी के आधार पे, किसके, बुद्धि में विचलन के आधार पे। विचलन मतलब याद रखिएगा, या तो बहुत अच्छा होना या बहुत बेकार होना, दोनों को लेकर के चलेंगे। यानी कि जो 70 से नीचे हैं उनको भी लेके चलेंगे, जो 110 से ऊपर हैं उनको भी लेके चलेंगे। ठीक है, यानी कि 70 वाले से नीचे भी, और जो है 110 से
जो प्लस हैं उनको भी, ठीक है। तो इन 110 के प्लस वालों को भी लेके चलेंगे और 70 से नीचे वालों को भी। देखिए पहली बात, अब पहली चीज़ें क्या है, किसी व्यक्ति की बौद्धिक रूप से असशक्त कहानी के लिए आवश्यक है कि उसकी बौद्धिक प्रकार्यात्मकता सामान्य स्तर से प्राप्त कम हो। जिन व्यक्तियों की बुद्धि कितनी हो, लब्धि 70 से कम होती है, उनको ही इस श्रेणी में हम लोग रखते हैं, ठीक है। उनके पास समझ की कमी होती है। दूसरी विशेषता देखिए क्या है। दूसरी विशेषता, इसका संबंध अनुकूलित व्यवहार या न्यूनतम से अधिक अनुकूलित व्यवहार का अर्थ व्यक्ति से है, क्षमता से, द्वारा आत्मनिर्भर बनता है, अपने पर्यावरण से प्रभावी ढंग से अपने समायोजन करता है। यानी कि ये लोग वे हैं जो 90 प्लस में आते हैं। देखो जी कितना, 90 प्लस और 110 के करीब तक आते हैं, ठीक है। तीसरी विशेषता यह है कि बौद्धिक अशक्तता, याद रखिएगा 3 विशेषता यहाँ आपको मैं बता रहा हूँ, ये तीनों बहुत अच्छे से याद रखिएगा। तीसरी विशेषता यह है कि बौद्धिक अशक्तता व्यक्ति की विकासात्मक अवस्थाओं 0 से 18 वर्ष की आयु के मध्य में दिखाई पड़ जाना चाहिए। अगर क्या है, कोई बच्चा ऐसा है जो मानसिक रूप से मंद है, कमज़ोर है, मानसिक बुद्धि रूप से कमज़ोर है, बौद्धिक रूप से, तो 18 साल से पहले हमें पता चल जाना चाहिए। 18 साल से ऊपर ना जाए, ऐसा नहीं कि उसके बाद जाके वो मानसिक रूप से कमी आ रही, नहीं, उससे पहले है तभी हम उसको मानसिक रूप से कम मानेंगे, ठीक है। समझ में आया इतना? तो आज थ्योरी के रूप में आपके ये नोट्स थे। अब हम देख लेते हैं कुछ आपके डीपीपी प्रश्न। ये है आपके डीपीपी प्रश्न, आप इनको बहुत अच्छे से कीजिएगा और इनके आंसर जरूर दीजिएगा। अगला देखिए, ये भी आपके हैं डीपीपी के प्रश्न, 5 डीपीपी के प्रश्न हो गए। हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हैं आपके लॉन्ग प्रश्न, ये दोनों लॉन्ग प्रश्न है, इसीलिए थोड़ा छोटा करना पड़ा। तो आज अगर हम रिवीजन की बात करें, हम लोगों ने क्या क्या देखा, तो हम लोगों ने सबसे पहले क्या देखा, हम लोगों ने देखा यहाँ पे बुद्धि, ठीक है ना, बुद्धि को, और बुद्धि के हम लोग क्या देखे, मापन, बुद्धि का हम लोगों ने मापन देखा, और मापन के लिए आईक्यू, और इसके लिए हम लोगों ने देखा, देखिए इसके लिए हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा मानसिक आयु, मेंटल एज, फिर हम लोगों ने देखा सीए यानी कि जो कालानुक्रमित आयु है, फिर हम लोगों ने क्या देखा, इसके आधार पे बुद्धि विचलन, बुद्धि का विचलन, ठीक है ना, किस प्रकार से होता है। आपने देखा इसमें डीपीपी और शॉर्ट और लॉन्ग, ठीक है। इतनी चीज़ें आज आप लोगों ने देखी। तो अपने इस प्यारे से अगला जो होगा लेक्चर नंबर 5 होगा, जो अगला आपका टॉपिक होगा वो लेक्चर नंबर 5 होगा, अध्याय 1 का, अध्याय 1 ही रहेगा अभी, ठीक है। 5वां लेक्चर रहेगा और 5वें लेक्चर में लगभग समाप्त हो जाना चाहिए। आप लोगों से निवेदन है कि अपने इस प्यारे से क्लास को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो आपका चैनल है, आप देख सकते हैं जो आपका चैनल है स्टडी भारत आर्ट्स, पहले आपका ये चैनल स्टडी भारत 8 हुआ करता था, जिसे बदल करके स्टडी भारत आर्ट्स कर दिया गया है। तो अपने इस आर्ट्स के चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जो भी पीडीएफ आपको डाउनलोड करना है आप यहाँ से टेलीग्राम के चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सीयूटी की सारी क्लासेज फ्री में मिल रही हैं पीडीएफ के साथ, यानी सीयूटी की जो भी लोग तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए बहुत बेहतरीन प्रश्नों का अभ्यास यहाँ कराया जा रहा है, जो कि रोज़ किसी न किसी सब्जेक्ट के होते हैं। और प्यारे बच्चों, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और उन दोस्तों तक इसके लिंक को शेयर कीजिए जो भी बिहार में आर्ट से या फिर सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं आर्ट से। तो स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, और अपना ख्याल रखिएगा, रिवीजन जरूर कीजिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए है रिवीजन। तो नमस्कार, शुभ रात्रि,